हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 8 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से आप इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इसकी PDF अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप वहां से PDF को कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर्स में कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि क्यों सुर्खियों में रहे हैं। आप सभी जानते हैं इनको कि ये भारत के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि डायमंड लीग प्रतियोगिता एक्चुअल में है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डायमंड लीग प्रतियोगिता की बात करें तो ये ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है। मतलब पूरे वर्ष भर एक श्रृंखला के रूप में चलती है। तो इसका जो पहला इवेंट है, हाल ही में 2023 में देखिए कतर के दोहा में आयोजित किया गया है, जिसमें देखिए जेवलिन थ्रो में भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान इसके पहले चरण में प्राप्त किया है। आंसर ए हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो दोहा में आयोजित हुआ है ये डायमंड लीग सीरीज का पहला चरण है। डायमंड लीग के अलग अलग चरण में से पहले चरण दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस पहले चरण में देखिए नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर का भाला फेंका है और इसी के साथ दोहा डायमंड लीग का टाइटल खिताब अपने नाम कर लिया है। किस चरण का? पहले चरण का। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले चेक गणराज्य के खिलाड़ी जेकब वर्डलेच ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और तीसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे हैं। याद रखिएगा, ग्रेनाडा एक कैरिबियाई देश है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके एंडरसन पीटर्स इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो दोहा में आयोजित डायमंड लीग की सीरीज के पहले चरण में पहले स्थान पर जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा हैं। 2023 में डायमंड लीग देखिए 5 मई से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। 17 सितंबर को इसका जो फाइनल है वो यूजीन में खेला जाने वाला है। पिछले साल 2022 में डायमंड लीग का आयोजन जूरिक में किया गया था, जिसमें देखिए नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर का भाला फेंककर इस डायमंड लीग का खिताब फाइनली अपने नाम कर लिया था और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट जो कि नीरज चोपड़ा से हो सकता है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नीरज चोपड़ा से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब दोहा डायमंड लीग में इन्होंने पहले चरण में जेवलिन थ्रो में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। सितवे पोर्ट किस देश से संबंधित है या सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? तो इसे याद रखिएगा, ये भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित एक पोर्ट है जिसे सितवे पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सहायता से म्यांमार में देखिए सितवे पोर्ट को डेवलप किया गया है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि भारत के कलकत्ता में है, यहाँ से सितवे बंदरगाह म्यांमार तक एक जहाज यात्रा का भी उद्घाटन किया गया है। तो दो फैक्ट यहाँ पर देखिए आपके क्लियर हो जाते हैं। पहला हो जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत में कहाँ पर है, तो ये कलकत्ता में है और सितवे पोर्ट म्यांमार में स्थित है। दोनों के मध्य में हाल ही में एक जहाज यात्रा को शुरू किया गया है। अब जिस योजना के तहत इसे बनाया गया है, मतलब कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारत और म्यांमार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। कलादान परियोजना के अंतर्गत देखिए सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से जोड़ा जाएगा और इसके अलावा म्यांमार की कालादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है, ताकि दोनों देशों के मध्य में व्यापार को सुगम बनाया जा सके। इसीलिए म्यांमार के साथ व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए भारत ने म्यांमार में
सितवे पोर्ट को डेवलप किया है? तो सितवे पोर्ट म्यांमार देश में स्थित है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है भारत के असम राज्य में डेवलप किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि असम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य काफ़ी कम डेवलप है, तो ये एक माइलस्टोन बन सकता है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इसीलिए भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है भारत के असम राज्य में डेवलप किया जा रहा है। इस पार्क को देखिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अगर हम पर्टिकुलर प्लेस देखें असम का, तो असम के जोगीघोपा नाम के स्थान पर इस पार्क को डेवलप किया जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका डेवलपमेंट भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और भारत के बंदरगाहों से लगी हुई सड़कों का निर्माण किया जाने वाला है। इसे ही भारतमाला परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह जो परियोजना है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लाई गई है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही भारत के असम राज्य में इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्रिकेटर से पूछा गया है। देखिए क्रिकेट खेलों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन फीमेल क्रिकेटर से हो या मेल क्रिकेटर से हो, आपको दोनों ही याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये फीमेल क्रिकेटर से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, कैथरीन साइवर ब्रंट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो कैथरीन साइवर ब्रंट, जिन्होंने हाल ही में देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है और इंग्लैंड टीम में ये फास्ट बॉलर है, जिन्होंने हाल ही में देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कौन है ये? कैथरीन साइवर ब्रंट। इसके पहले देखिए 2022 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था और अब जाकर 2023 में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं। 2004 से ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा थी और इन्होंने अभी तक 335 विकेट लिए हैं। इनके शानदार करियर के दौरान देखिए इंग्लैंड ने 3 वर्ल्ड कप, 2 वनडे और 1 T20 और इसके अलावा 4 एशेज सीरीज भी जीती है। तो कैथरीन साइवर ब्रंट इंग्लैंड क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना हाल ही में देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को विदेशों में नौकरी के लिए तैयार किया जा सके, जिससे राज्य के युवा नेशनल और इंटरनेशनली किसी भी लेवल पर नौकरी पाने में सक्षम हो। तो इस उद्देश्य से उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है। अगर हम उत्तराखंड की अदर स्कीम्स की बात करें तो देखिए नाम सुन लीजिए, ये सारी यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा ये उत्तराखंड राज्य की ही स्कीम्स हैं। देखिए, गोरा देवी कन्याधन योजना, इसके अलावा घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और इसके अलावा वैष्णवी सुरक्षा योजना। सारी योजनाएं उत्तराखंड में अलग अलग उद्देश्य से चलाई जा रही है और हाल ही में लाई गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की ही योजना है। उत्तराखंड की कैपिटल आप सभी जानते हैं देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है और इनके गवर्नर गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड एक उत्तरी भारतीय राज्य है। किस राज्य में विजाग टेक पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो देखिए, विजाग टेक पार्क का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में 21,844 करोड़ रुपए के विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए, इस विजाग टेक पार्क के तहत अडानी समूह के द्वारा
विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा 300 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो कि देखिए डेटा गति में वृद्धि और इंटरनेट बैंडविड्थ में वृद्धि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाओं की भविष्य की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस डेटा सेंटर पार्क में आईटी बिजनेस पार्क, कौशल विकास केंद्र और इसके अलावा अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी शामिल की जाएगी। तो विजाग टेक पार्क का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश, जो कि एक दक्षिण भारतीय राज्य है, इसकी कैपिटल अमरावती है और वर्तमान में YS जगनमोहन रेड्डी इस राज्य के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। एस अब्दुल नजीर इस राज्य के वर्तमान में गवर्नर है। आगे आ जाते हैं, पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग क्या है। तो देखिए नाम से समझ में आ जाएगा कि ये जलवायु परिवर्तन पर कोई सम्मेलन है जिसे पीटरबर्ग संवाद के नाम से जाना जाता है या फिर पीटरबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन देखिए 2 से 3 मई को 2023 में बर्लिन में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आयोजन का प्लेस पूछा गया है, तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, आंसर सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन मई 2023 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया और इसकी मेजबानी जर्मनी और यूएई के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। देखिए इस सम्मेलन की सेरेमनी स्पीच में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो औसत 1.5 डिग्री तक लाने पर जोर दिया है। इसके लिए इन्होंने जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करने के लिए कहा है और इसके अलावा हर क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को चलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में मई 2023 में किया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो हाल ही में भारत में मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था RBI के द्वारा जारी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देखिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की है और अपनी इस रिपोर्ट में RBI ने देखिए देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। RBI की यह रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर भारत के फोकस को दर्शाती है। टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया 2023 में RBI की इस रिपोर्ट की थीम है। देखिए अपनी इस रिपोर्ट में RBI ने इस बात को भी मेंशन किया है कि भारत को ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए 2023 तक अपनी GDP का सालाना 2.5% तक खर्च करना पड़ेगा। RBI की इस रिपोर्ट को 2023 में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट के रूप में जारी किया गया है। किसकी रिपोर्ट है? RBI की रिपोर्ट है। 76 कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए 76 कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मई 2023 में फ्रांस के शहर कांस में किया जाएगा, जिसमें देखिए मानद पाल्मे और पुरस्कार से हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस को 76 कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे और की उपाधि दी जाएगी। देखिए आप सभी ने कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम सुना होगा। फिल्मों से संबंधित फेस्टिवल है, एक सम्मेलन है, इसीलिए माइकल डगलस को ये जो पुरस्कार या सम्मान दिया जाएगा फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। अब अगर हम कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसकी शुरुआत देखिए 1939 में की गई थी। यह विश्व के सबसे सम्मानजनक फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है, जो कि फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है। 2023 में 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 मई से लेकर 27 मई 2023 तक फ्रांस के कांस शहर में किया जाएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखिए हाल ही में 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस संस्था के जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा दिए गए बलिदान और योगदान का सम्मान करने के लिए इस संगठन के द्वारा अपने 64वें स्थापना दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में इन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान का भी आयोजन किया गया है। अब देखिए इस संस्था के आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये भारत के बॉर्डर एरिया में
रोड का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था का गठन 7 मई 1960 को किया गया था। भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। हाल ही में इसका 64वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया है। क्लियर? तो देखिए, डेली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आज के हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर हमने क्लब किया। आइए अब हम फैक्ट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। आज की फैक्ट शीट में हम हाल ही में आयोजित हुई मिलिट्री एक्सरसाइज को जान लेते हैं, किस देश के मध्य में हुई या फिर कहाँ पर आयोजित की गई। तो आइए युद्धाभ्यास को देखते हैं जो कि हाल ही में आयोजित किए गए हैं। पहला देखिए, कोप इंडिया 2023 की बात करें तो ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया गया हाल ही में अप्रैल 2023 में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। सिलिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। कोकण 2023 युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन रॉयल नेवी के मध्य में अरब सागर के कोकण तट पर भारत में आयोजित किया गया है। फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में भारत के केरल में आयोजित किया गया। और डस्टलिक 2023 युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य में भारत के उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया है। इसके अलावा धर्म गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और जापान की सेना के मध्य में जापान में किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जाता है। लास्ट में एक्सरसाइज साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की सेना के मध्य में भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में आयोजित हुई वॉर एक्सरसाइज है जो कि भारत और अन्य देशों की सेना के मध्य में आयोजित की गई है। नाम भी बता दिया है, देश भी मैंने आपको बता दिया और कहाँ पर आयोजित की गई इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। आइए अब हम लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे और अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसको डील कर पाएं। तो सबसे पहला देखिए, चक्रवात मोका का नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया है? चक्रवात मोका जो कि 2023 में भारत में आने वाला पहला चक्रवात है और ये बंगाल की खाड़ी में उठा है। इसका नाम यमन के एक शहर मोका के नाम पर रखा गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। चिथिरई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? चिथिरई महोत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। इसके बाद वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 में कब मनाया गया? तो वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 में 2 मई के दिन मनाया गया है। इसे मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है जो कि इस साल 2 मई को आया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो देखिए, NMIS 2021-22 सर्वे के अनुसार देश का सबसे इनोवेटिव राज्य भारत का कर्नाटक राज्य है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जा रहा है। आगे आ जाइए, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट की पहुंच किस राज्य में है? तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इंटरनेट की सबसे ज़्यादा पहुंच गोवा राज्य में है और सबसे कम भारत के बिहार राज्य में है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में LEI मतलब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत सेबी के द्वारा की गई है। इसके बाद लास्ट देखिए, बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेब्रिंथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है पत्रकार मनोज मिट्टा के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में इन्होंने भारत में कास्ट से संबंधित जो इश्यूज हैं जो कि समाज में अक्सर देखने को मिलते हैं उन पर प्रकाश डाला है। तो यह बुक पत्रकार मनोज मिट्टा की बुक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 8 मई के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया, फैक्ट शीट को डिस्कस कर लिया और इसके अलावा लास्ट डे के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उन पर भी एक बार यहाँ पर हमने नज़र मार ली। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है
नीरज चोपड़ा को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? वैसे इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको इस सेशन में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि नीरज चोपड़ा से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे स्पेशली याद रखिएगा। तो आप कहीं से भी ढूंढिए, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि नीरज चोपड़ा को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगेन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।